बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज की जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये है कि जो अफसोसनाक वाक़या 22 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में पेश आया, 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में जो पेश आया, जिसमें एक वैन पे हमला हुआ, जिसमें चाइनीज़ 2 ख़वातीन टीचर, एक चाइनीज़ मर्द टीचर और एक वैन ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गए थे। और इसमें चाइनीज़ मर्द टीचर, एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 2 रेंजर्स के एहलकार जो कि उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, वो ज़ख्मी हुए थे। और ये सारा वाक़या एक ख़ुदकश हमला था, जिसमें एक ख़ुदकश हमले में एक ख़ातून जो है वो इस्तेमाल हुई थी, और जो इस पूरी दहशतगर्दी के वाक़े में लोग मुलविस थे। इस वाक़े के बाद जैसे हुआ तो सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने और पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पर बहुत अलर्ट थी, और उन्होंने तमाम इदारों से ये कहा था कि जिसकी हर हाल में, जिस तरह पहले वाक़यात में भी वाक़या ट्रेस हुए हैं, इसको भी ट्रेस करना है। फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, सिंध पुलिस ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने, सब ने मिलकर इस केस पर जो है वो तफ्तीश स्टार्ट की, और दिनों रात एक करके एक अच्छी जो है वो तफ्तीश सामने आई, और उसमें काफ़ी लीड्स मिली। इस पूरे वाक़ये में की ज़िम्मेदारी उस वक्त भी बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने कबूल की थी, लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी, और उन्होंने वीडियो पैगामात भी शाये किए थे। इसमें बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने इस तरह का अफसोसनाक और बुज़दिलाना वाक़या जो था उसके बारे में उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया था। उसके बाद CTD इंटेलिजेंस की टीम ने CCTV फुटेजेस, जियो फेंसिंग, फिंगरप्रिंट्स, DNA की जो भी उनको शहादतें मिली, और दीगर इदारों के तमाम हासिल इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची में कालादम BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्लीपर सेल के कमांडर दाद बख्श उर्फ शुएब उर्फ जहांजेब उर्फ मिर्ज़ा उर्फ नबील उर्फ मुराद उर्फ अली के मोरखा 4/7/2022 को हॉक्स बे मारीपुर रोड कराची से गिरफ़्तार किया। मुलज़िम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए और बताया कि वो कराची में मौजूदा BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है, और अपनी तंजीम के कमांडर खलील बलोच उर्फ मूसा के हुक्म पर BLA के दिए गए मुख्तलिफ टारगेट्स की रैकी करता रहा है, जिसमें हसास तनसीबात और कराची यूनिवर्सिटी में काम करने वाले चाइनीज़ की रैकी मुकम्मल की थी। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकश हमला करने वाले खुदकश हमलावर खातून के शौहर डॉक्टर हेबिस्तान बशीर और दूसरे इंतहाई अहम दहशतगर्द ज़ेब से कराची में मुलाकातें की, और मुकम्मल राब्ते में रहकर कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद चाइनीज़ पर हमले को पाए तकमील तक पहुँचाने में मदद की। दहशतगर्द ने इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और कराची पहुंचकर उसने अपनी रहायश खुदकश हमलावर खातून शारी हयात बलोच उर्फ बरमश और उसके शौहर हेबिस्तान बशीर के साथ दिल्ली कॉलोनी कराची वाले फ्लैट में रखी हुई थी। दहशतगर्द खुद भी ID बनाने का माहिर है। रोज़ वकू हमले के बाद दहशतगर्द ने खलील बलोच उर्फ मूसा BLF कमांडर के कहने पर कराची से बलूचिस्तान फरार हो गया था। दहशतगर्दों का आपस में टेलीग्राम के जरिए रब्ता होता था। दहशतगर्दों के ये नेटवर्क बैरून मुमालिक
کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، ان کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک بیرون ملک کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان ممالک میں موجودہ علیحدگی پسند تنظیموں کے افراد سے بھی رابطے ہیں۔ دوران انٹروگیشن دہشت گرد نے سال 2021 جولائی میں گلبائی کے علاقے میں اپنے ساتھی ناصر عرف حارث اور شہزاد کے ساتھ ریکی کرنے کے بعد 2 چائنیز انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں ایک چائنیز نیشنل زخمی ہوا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جو کہ پولیس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کیس کو بھی تقویت ملی۔ مذکورہ شخص نے مزید انکشاف کیا کہ سال 2013 میں بی ایل ایف میں شمولیت اختیار کی اور بلوچستان کے علاقے بالگتر میں سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے کیے اور پھر سال 2017 میں سیکورٹی فورس پر نام ظاہر ہونے والے بی ایل ایف کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر پڑوسی ملک فرار ہو گیا اور پھر پڑوسی ملک سے کراچی آ کر رہائش اختیار کر لی۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کا مشترکہ کام تھا۔ دہشت گرد نے سال 2020 میں کراچی میں پڑوسی ملک جا کر بی ایل ایف اور بی ایل اے کے کیمپ میں آئی ڈی بنانے کی تربیت مجید بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن رحمان گل کے گھر کے تہہ خانے میں زیب سے حاصل کی تھی۔ زیب ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اور آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے جو کہ 26 تاریخ کو روز وقوع خودکش حملہ آور شاری سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ دہشت گرد نے بی ایل اے سربراہ بشیر زیب، بی ایل ایف سربراہ خلیل بلوچ، ڈاکٹر علا نذر اور دونوں کالعدم تنظیموں کے تمام اہم کمانڈروں سے پڑوسی ممالک میں ملاقاتیں کی تھیں۔ دوران تفتیش کچھ غیر معمولی عوامل اور محرکات بھی سامنے آئے ہیں جو کہ ذیل ہیں۔ پچھلے سال سے خواتین، بچوں اور طلباء کے استعمال کرنے کی کوشش بڑھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور خواتین میں ایجنٹ بنانے کی کوششیں دو رویہ ہے، اور ایک طرف معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف ان طبقات پر لامحالہ آنے والے رد عمل کو ہوا دینا اور اس سے بھی ریاست کی ناکامی کا ثبوت قرار دینا ہے۔ اس مقصد میں جہاں کچھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہاں کچھ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ کا کیس ایک نفسیاتی معالجوں کی ٹیم کے زیر تحقیق ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی تفصیلات علیحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فی الحال اس امر کا لحاظ رہے کہ یہ سفاک اور مکار گروپ نہ تو بلوچ روایت کا پاسدار ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور نظریے کا رکھوالا ہے۔ جو لوگ خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کہلنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مقصد پوری اس چیز کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
یہ خدا نخواستہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک میں کی انویسٹمنٹ کے لیے غیر محفوظ ہے. لیکن الحمدللہ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی الحمدللہ اتنی قابلیت ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلے تمام اہم کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اس کیس کو بھی ہمارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز سب نے مل کر اس کیس کو میں ایک اہم لیڈ حاصل کر لی ہے. جو مین دہشت گرد ہے اس کا اہم کردار وہ گرفتار ہو چکا ہے. باقی جو دہشت گرد جن کی گرفتاری کے لیے مزید لیڈز ملی ہیں، اور عنقریبی کچھ اور بھی اس کیس میں لیڈز ملیں گی جو کہ فی الحال ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے محفوظ ملک ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ بی ایل ایف ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، یا اور بھی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا نام و نشان ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس پورے دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گی، اور ہر حال میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور قانون کے ذریعے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن، نہ کوئی شخص ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے. ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے، اس نے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے، اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھیں. لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا، اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشل اسٹیجز پہ، جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے، اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے. یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ، جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے. اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے، ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریبی اور مزید بھی گرفتاری عمل میں آئے. جی صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا. میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا. جو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک، تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی. سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھیں، ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا، بٹ وہ شخص ماسک تھا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو جو سب سے لیڈ ہے اب وہ اس بات کی ہے، کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے، ان 4 کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا، اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان، تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے. اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو، انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز، جو ماضی میں اس طرح کے
जो पाकिस्तान दुश्मन, रियासत दुश्मन इदारे साजिशें कर रहे हैं, जिसमें जुलाई 2021 का वाक़या जिसके अंदर 2 चीनी बाशिंदों के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें एक ज़ख्मी हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी उसने कबूल की। एक बड़ा नेटवर्क अनर्थ हुआ है। वो स्लीपर सेल जो चला रहे थे उसको हम पकड़ने में कामयाब हुए हैं, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर तमाम लोग, तमाम टीम जो इसके ऊपर काम करी थी वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उनके खराज तहसीन पेश करते हैं कि CTD ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बेहतर अंदाज से इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ, कोऑपरेशन के साथ ये कार्रवाई की, और कल के इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर हमको ये कामयाबी हुई है। कामयाबी के नतीजे में जो इंटरोगेशन की तफसीलात जो आ गई हैं सामने, वो आपके साथ शेयर कर ली गई हैं, और अब रिमांड के बाद जो मज़ीद तफसीलात आएंगी वो इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 4 दहशतगर्दों का तो काम नहीं है, इतना बड़ा मनसूबा प्लान करना, इनके अंदर लोकल सहूलतकार, उनके बारे में क्या पता चले कि सहूलतकार की गाड़ी किसने और धन किसने इनको दिया? दूसरा ये बताइएगा जो इनको फंडिंग थी वो कहाँ से हो रही थी, इंडिया से हो रही थी या कोई और दहशतगर्द तंजीम थी, और जो फरार मुलजिमान है उनकी तो तारीख लिखी? देखिए जी, ये मैंने आपको बताया कि ये कल गिरफ्तारी अमल में आई है, और इनिशियल जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर की गई है। इसमें ज़ाहिर है कि वो किस तरीके के सफ़र से यहाँ पे आए, कौन सी गाड़ियों में आए, कहाँ से इनको घर ये किराए पे मिला, किसके रेफरेंस से रहे, किराए पे घर है, किसी दोस्त का घर है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, जितने भी इसमें सहूलतकार होंगे इस पूरे प्रोसेस में, उन सब की लीड जो है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। जहाँ तक आपने कहा कि जी किसी और मुल्क का, यस, ये इनको बैरूनी पूरी मदद शामिल थी। देखें, इस वक्त मुनासिब नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में किसी भी मुल्क का नाम लिया जाए, लेकिन जो भी मुल्क होगा, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, जो भी गवर्नमेंट लेवल पे, ज़रा ये मैटर इस वक्त हम तो, हमारा काम है इसको रिजॉल्व करना, इस केस को डिटेक्ट करना, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना, और उसको ये मैसेज देना कि इस मुल्क में मैली आंख से कोई भी नहीं देख सकता। इस मुल्क में किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई को हुकूमत किसी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ तक किसी मुल्क की बात हो अभी, तो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको मैसेज भी कन्वे किया जाएगा कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ, और फिर जो भी उसके सफारती नॉर्म्स होते हैं उसका पूरा ख्याल करके उस मुल्क को इंतबा भी किया जाएगा, उस मुल्क को बताया भी जाएगा। फिलहाल मैं समझता हूँ किसी मुल्क का नाम लेना जो है नामुनासिब है। बिल्कुल जी, वज़ीर आला साहब ने ये कहा है कि ये केस में एक शाबाशी उन्होंने दिए तमाम इदारों को, फिर मैं कहूँगा कि CTD, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभी स्टार्ट में हुआ, जैसे ये केस रिजॉल्व होता है तो एक अच्छा खासा इनाम जो है, क्योंकि ये इनाम के भी मुस्तहिक हैं, ये शाबाश के भी मुस्तहिक हैं, और मैं समझता हूँ ये इदारे हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। देखें, आपको मैं बात बताऊं, हमारे बड़े बड़े आबादी वाले शहर हैं, और आपको पता है कि अगर हम कराची की, मैं मिसाल आपकी बात को थोड़ा और एंड तक ले जाऊं, कराची एक बड़ा शहर है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे अप कंट्री साइड से बहुत सारे लोग आते हैं, और पूरे मुल्क का मुआशी हब है। यहाँ पे जहाँ पे बड़े शहर होते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे इस तरह के काम करना थोड़ा आसान होते हैं, और ये लोग मुख्तलिफ भेस पहन कर आते हैं, मुख्तलिफ करके आते हैं चीज़ें, और इनका मकसद होता है कि मुल्क के किसी अहम चीज़ को टारगेट करना जिससे मुल्क की बदनामी हो। हालांकि जिन तंजीमों का हमने जिक्र किया वो तंजीमों का ताल्लुक सूबे से भी नहीं है, लेकिन उनका टारगेट ये सूबा इसलिए था कि उनको पता था कि इधर कोई ऐसा काम कर जिसमें हम मुल्क की बदनामी कर सकें, जिसमें वो इंटरनेशनल न्यूज़ बना सकें। कॉन्सेप्ट उनका ये होता है, और उनके पीछे सोची समझी साजिशें भी होती है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो है वो उनकी मुआवनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें
देखिए वाकया नहीं होना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई भी वाकया नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने वाकया कर दिया है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिलियत है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी पुलिस रेंजर्स की, कि जितने भी बड़े वाकयात हुए, आपको सफूरा का वाकया भी याद होगा, जितने भी कराची में बड़े बड़े वाकयात हो गए, चौधरी हसन शहीद का भी वाकयात हुए, जितने बड़े वाकयात हुए थे, वो सारे बड़े केसेस जो हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो डिटेक्ट किए, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो हम सीसीटीवी के अंदर जो तीन खुदकुश ममबार खातून के साथ एक खातून और दिखाई दी थी सीसीटीवी में, तो जो खातून के हवाले से पेश सफेद स्कार्फ उसने पहना हुआ था, बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट भी किया गया था, उसके हवाले से क्या देखिए ज्यादा चीज़ों को हाईलाइट करना छोड़ दें, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर लें, इन्वेस्टिगेशन की जो तफसीलात आएंगी वो अच्छा मैं आपको उसमें अर्ज कर लूँ, आपको अर्ज कर लूँ, मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट पहले से चल रही थी, मेन लीड मिल गई है, जब इस हद तक भी पता चल गया कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था, आईडी बनाने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या था, और पूरी डिटेल मिल गई है केस की, और कहाँ से ट्रेनिंग हुई हैं सब चीज़ें, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा ज़ाहिर है वो सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त हम पूरा केस अगर मीडिया में डिस्कस कर लें तो फिर क्या हम उनकी मुआवनत नहीं कर रहे कि उनको कोई एज मिल जाए और वो यहाँ से स्लिप हो जाए। देखिए जी, मैं कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करूँगा, वो जिस आप मोटर बाइक्स की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन जब तक एक फाइनल पूरी चीज़ें जो हैं वो मिल नहीं जाती तब तक आपको नहीं कहा जा सकता। नेक्सस ज़रूरी है कि इन लोगों का आपस में नेक्सस है, ये एक दूसरे की मुआमलत करती हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह की भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वो एक दूसरे की मुआमलत भी करती हैं और एक दूसरे को सहूलत भी फराहम करती हैं, एक दूसरे को सेफ पैसेज भी देती हैं। तो उसके लिए जो केस डिटेक्ट होता जाएगा डेफिनेटली मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी की जाती है, और फिर जैसे ही कोई लीड मिलती है तो फिर पब्लिक के सामने हम लेके भी आते हैं। मैं एक सिर्फ आप तमाम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस के अंदर हमें कयासा राई जो है ना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी और का फ़ायदा होगा। हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये जो इंटेरोगेशन होती जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात आती जाएंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी गाए बगाए। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि किसी और चीज़ को इस तरह एम्फेसाइज ना करें जब तक आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उस चीज़ को कंक्लूड ना करें, ताकि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को कानून के मुताबिक कंक्लूड भी कर पाएँ और फिर अदालत में इंशाल्लाह अपना केस भी कामयाबी के साथ जीतें। हमारा मेहमान साफी जी बिल्कुल। मैं चाइनीज मीडिया से हूँ, चाइना के सरकारी मीडिया सीसीटीवी से हूँ, तो ये जो चाइनीज ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें चाइनीज टीम की कोई कोऑपरेशन थी या तो ये सिर्फ हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की? देखिए जी, ये इंडिपेंडेंटली हमारी टीम की इन्वेस्टिगेशन थी, और हमने पहले भी एक तो बुनियादी अफसोस का इजहार किया था, और हम लोग एज अ पड़ोसी एज अ होस्ट मुल्क हम शर्मिंदा भी थे इस पे कि हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या हुआ है, और हमने पूरी जिम्मेदारी का गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसका इजहार किया था। इस इन्वेस्टिगेशन में प्योरली स्टार्टेड विद द सिंध पुलिस, सीटीडी, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी हमारी पाकिस्तान की हैं, ये उनका जॉइंट ये सारा एफर्ट्स हैं। और जैसे आपने सवाल किया कि किसी और गैर मुल्क की किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इसमें अभी हेल्प नहीं ली गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, जो
बता रहे हैं CTT से कि जी चाइनीज़ आए थे, अभी भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी वो इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट ज़रूरत ज़्यादा पड़ी तो उनसे हम लोग वो हेल्प लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये जितना भी काम किया ये हमारे लोकल नेटवर्क ने किया है। क्या आपने जितना भी ऐसा स्लीपर सेल की तरह रहने से इन्होंने भागने का प्लान किया, इसमें बग लगा होगा, तो कोई ऐसी IR आपके पास मौजूद है कि इन्होंने जिस तरह पहली मरतबा खातून खुद कहीं बीमार इस्तेमाल की गई, तो कोई ऐसा मजीद इन्होंने किसी की इस तरह करके कोई ऐसी इत्तला है आपको इस मुलजिम से कोई इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ऐसे शवाहिद मिले तो मजीद भी कोई ऐसे खतरात हैं? देखिए, ये पहले समझ लें कि जब ये स्लीपर सेल का मतलब होता है कि वो एक नॉर्मल लाइव गुजारा होगा, और ये जो खास तौर पे BLA है इसका और BLS का तरीकाकार ये है कि उन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। अगर वो 2017 से वो कराची में रह रहा था, क्योंकि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई सामने तो वापस कराची भाग के आया, और यहाँ पे कुछ स्लीपर सेल में बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अब डाउन टू अर्थ एक आदमी नॉर्मली रह रहा है, किसी उसके बारे में शक नहीं हो सकता, लेकिन जो पैगाम खासतौर पर जो टेलीग्राम के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उस पर अगर कम्युनिकेशन होता है बैरून मुल्क, वहाँ से फिर दूसरे बंदे को मैसेज मिलता है, इस तरह ये ट्रायंगल बना होता है, तो इस तरह ये काम करते हैं। तो ये जो आप पहले ध्यान में बैठा लें कि जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा सेल होना जरूरी नहीं है, और जिस तरह ये शहरी वाला काम है इसमें टोटल 4 लोग मलैनी कहीं हो रही है, 4 को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ भेजा गया और उन्होंने आगे काम कर लिया। ये बात की चीज़ 100% अच्छी सिक्योर होती है तो इस दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है। एक चीज़ मैं एक और चीज़ वाज़ेह करना चाहूँ, जो हमारी प्रेस रिलीज जो आपको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मैंने शुरू में प्रेस रिलीज पढ़ी थी, एक चीज़ बहुत अहम है जो कि मैं चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो ज़रूर जाए, और पूरी मैं कहता हूँ अगर फसाद की जड़ है तो वो कॉन्सेप्ट है, वो तमाम पेरेंट्स को चाहिए, तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने जितने भी बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे सख्ती से नज़र रखें। वो कौन सा मवाद पढ़ रहे हैं, वो कौन सा मवाद सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कौन लोग आपके बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को गलत राह पे लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के बेईमाना हरकतों के लिए। इस केस में एक चीज़ ऑब्जर्व हुई है, ये अगर आपको याद हो कि एक और सानिया कराची में हुआ था जिसमें भी स्टूडेंट्स शामिल थे, मेरे ख्याल से सफूर वाला था, जिसमें सारे वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे और हाईली ग्रेजुएट बच्चे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह के लोग थे। अब वो वाकया में क्या था, पढ़े लिखे लोग थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए आपके और हमारे बच्चों को इस राह पे लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके स्टार्ट सोशल मीडिया से डेफिनेटली होता है। सोशल मीडिया के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे टीचर्स भी हमने देखे हैं, मैं भी उन केसेस का नाम नहीं लूँगा, जो उन बच्चों को कभी नेशनलिज्म की तरफ लेकर जाते हैं, कभी उन बच्चों को इस तरह का ब्रेन वॉश करते हैं कि जी यही ज़िंदगी है, और उनको इस हद तक राग़िब किया जाता है कि वो फिर अपनी जान भी उस बेवकूफ़ी में, उस वरगलाने में, उस गलत सोच को जो उनको पढ़ाई जा रही है या उनको समझाई जा रही है या उनको उसका एक चेहरा दिखाया जाता है, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी वालिदैन हैं पूरे मुल्क में, बराए मेहरबानी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़, उनके दोस्तों पर, उनके उठने बैठने पर, उनके कहाँ जा रहे हैं क्या, अगर उस पर सख्ती से नज़र रखें, क्योंकि ये मुआशरे में ये ख़राबी पैदा करने वाले कुछ एलिमेंट हैं जिनका मकसद क्या है, बाहर मुल्क से इनको फंडिंग हुई, बाहर मुल्क ने इनको वहाँ से लिटरेचर दिया, उस लिटरेचर के ज़रिए, वो गलत सोच के ज़रिए सबको उन्होंने उस जहनी तौर पर यरगमाल बनाते हैं। इस केस में भी खातून ने जो है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है, एक खातून थी, उसको इस चीज़ पे राग़िब किया गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया, उसको मेंटली तौर पर उसको इस चीज़ पे साइकोलॉजिकल तौर पर उसको लेके आया गया कि जी ये राह ठीक है। तो इसके लिए ये फिर उस पर फिर मुआशरे की जिम्मेदारी भी आ जाती है। ये एक मिनट बात करें, जो आप बात करें उसमें वही बहस कर रहे हैं कि जिसका शरीफ नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जो हमारे नक्शा की टीम है उसने जो इनिशियल असेसमेंट अपनी दी है
उसके अंदर खातून की जो वीडियोज़ हैं, बॉडी लैंग्वेज को जो असेस किया, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एनालिसिस किया, वो चीज़ें सब्सटेंशिएट करती हैं, और कुछ और एविडेंस ऐसे हैं जो सब्सटेंशिएट करते हैं कि शी वॉज प्रॉब्ली, उसको ब्रेन वॉश किया गया था, और दूसरा ये कि शायद वो अंडर ड्रग यूज भी थी। ये चीज़ें सब्सटेंशिएट हुई हैं, बट अभी ये चूँकि इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इनिशियल असेसमेंट है, ग्रेजुअली जिस तरह उन्होंने बताया कि जब इस पर मजीद डेवलपमेंट होगी तो आपको मजीद इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, सीनियर को से क्या है? लास्ट क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल हो चुका है भाई। गिरफ्तार किए, मगर ज्यादातर जो मसला होता है वो प्रोसिक्यूशन का होता है, वो दुरुस्त नहीं होती और ये दहशतगर्द छूट जाते हैं, तो उसके लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? ये वाकयात फिर दोबारा होते हैं और लोग छूट जाते हैं। देखिए, मैं अर्ज कर लूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस में वैसे भी गवर्नमेंट बड़ी प्रोसिक्यूशन की कोशिश करती है कि तगड़ी रहे, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत कम इस तरह का हुआ है कि कोई इस तरह की लोगों को कन्विक्शन ना हुई हो। लोगों को कन्विक्शंस भी हुई हैं, और गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उन सबका एक ही मकसद है कि हर हाल में दहशत गर्दी को और दहशत गर्दों को एलिमिनेट करना। थैंक यू जी।